नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TV24 और हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज मैं पहुंचा हूं बीजापुर। और बीजापुर में मेरे साथ जो शख्सियत जुड़ रही है वो काफ़ी तेज़ तर्रार और युवा नेता विधायक बीजापुर से विक्रम मंडावी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और तमाम जो हमारे सवाल हैं उनका हम जवाब लेंगे और जानेंगे कि बीजापुर जैसे अति संवेदनशील इलाकों में राजनीति करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल कि बीजापुर जैसे संवेदनशील इलाके जहाँ पर माओवाद प्रभावित इलाके हैं, इन इलाकों में कोई राजनेता अगर राजनीति करना चाहे तो उसको कितनी चुनौती आती हैं? ये बात सही है कि बीजापुर ज़िले में राजनीति करना अपने आप में चुनौती है और उस चुनौती के बीच में हम सभी राजनीति करते हैं, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो क्यों ना हो। और चुनौतियों से सामना करते हुए आगे बढ़ने का काम हम करते हैं। और मैं पिछले 7 सालों से इस विधानसभा जिला का विधायक हूँ और उससे पहले पूर्व भी मैं लगातार जिला पंचायत और जनपद पंचायत में जनप्रतिनिधि की हैसियत से काम कर चुका हूँ। तो मैंने बहुत सारे मुश्किलों का सामना भी किया और सामना करते हुए आगे बढ़े और जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए लगातार हमने आवाज़ उठाया और लड़ाई लड़ा और बहुत सारे आंदोलनों में हमें सफलता भी मिली है। लेकिन संघर्षों के बीच में ही इस क्षेत्रों में राजनीति करना होता है और हम सभी कर रहे हैं। जैसे कि इसके पहले जब के राज्य में आपकी सरकार थी, हम देखते थे कि बतौर आप जनप्रतिनिधि और विधायक होने के नाते बेहद ही संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल या बाइक से ही चले जाते थे। उस समय क्या आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता था कि माओ इलाका है, हो सकता है खतरा भी हो, कभी किधर से गोली आ जाए? एक बार आपके ऊपर हमला भी हुआ था, तो कभी तनिक भी आपको डर नहीं लगा? देखिए, जिस जगह जिस ज़िले में मैं राजनीति कर रहा हूँ, जहाँ से मैं विधायक हूँ, ये बहुत ही संवेदनशील और नस्ल प्रभावित क्षेत्र है, जिला है। वहाँ पे चुनौतियाँ तो रहेंगे कहीं ना कहीं और आपको उस चुनौतियों के बीच में काम करना है। अगर हम ये सोचें कि कोई खतरा, मतलब कहीं जाना नहीं जाएंगे, खतरा है, तो फिर उस क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि होने के नाते फिर हमारा मतलब क्या है? तो हम कहीं ना कहीं जनता से जुड़ने के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, जनता से संपर्क करने के लिए, उन क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं कैसे उनको पहुँचे, उसके लिए हम जनता के पास में जाते हैं। और मैं पिछले 2 बार से यहाँ का विधायक और लगातार पूरे जिले का मैंने दौरा किया है, विधानसभा क्षेत्र का दौरा मैंने किया है, एक गाँव पहुँचा है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि उन क्षेत्रों में कोई विधायक पहुँचा और बेतौर अपने जो अधिकारियों के साथ हम पहुंचते थे, लोगों से मिलते थे और मूलभूत सुविधा प्रदान हुआ। और उसी के चलते बीजापुर जिले में बहुत सारे अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्य पहुंचे हैं, मूलभूत सुविधाएं पहुंचे हैं और लगातार और काम आज भी हो रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं भैया कि जो आज नक्सल गतिविधियों में उनकी सहभागिता रहती है। धीरे धीरे चूँकि प्रयास सरकारों के द्वारा किया जा रहा है कि अभी इन युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ा जाए, और जो ऐसे युवा जो सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको सरकार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए? देखिए, बस्तर में शांति हो, बीजापुर में शांति हो, ये हम सभी चाहते हैं, हर कोई चाहता है। यहाँ का निवासी, यहाँ का जनप्रतिनिधि, सरकारें भी चाहती है कि बस्तर में शांति हो। और उसी प्रयास में हम सभी काम कर रहे हैं कि कैसे बस्तर शांत हो, बस्तर में शांति आए, बस्तर का विकास हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हमको, जब तक हम जनता का विश्वास नहीं जीतेंगे, जनता का विश्वास जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। और उसी में सरकारें भी लगी, हम सभी लगे हैं, प्रशासन सभी लगे हैं कि हम जनता का विश्वास कैसे जीतें, उस दिशा में प्रयास हो रहा है और काम होना चाहिए। और रही बात मुख्यधारा में जुड़ने का, तो लगातार जो भी युवा जो गलत रास्ते पे थे वो लगातार मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे निश्चित तौर पर। ज़रूरत है बस उनका विश्वास जीतने की और उस दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है। सरकार, प्रशासन, पहले भी हमारी सरकार थी तब भी प्रयास हुआ, वर्तमान में भी बीजेपी की सरकार तब भी हो रहा है और काम होता रहता है और वो जुड़ेंगे निश्चित तौर पर। बस ज़रूरत है विश्वास जीतने की। उनको ये लगना चाहिए कि सरकार उनके लिए है, प्रशासन उनके लिए है, उनके अपनापन आना चाहिए, तो जब निश्चित तौर पर वो भी जोड़ के काम करेंगे। जब आपकी सरकार थी विक्रम जी, विकास, विश्वास और सुरक्षा, ये त्रिवेणी पे खासकर बस्तर पे काम होता था। और
और कहीं ना कहीं बहुत सफलता भी इस पर मिला, विकास भी अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचा। तो क्या कमी ऐसी रह गई जिसकी वजह से बस्तर में जो सीटें थी वो कम आप लोग को मिली? देखिए, बस सरकार बनने के बाद में सरकार के मुखिया के तौर पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बस्तर को बड़ा केंद्र बिंदु मानकर फोकस करते हुए बस्तर में विकास दर किए। ऐसा पहली बार हुआ कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंची। जैसे जब विश्वास जितना लोगों के लिए पहला प्राथमिकता था, हमने विश्वास जीता, फिर विकास किया और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ने का काम हमारी सरकार ने, हमने सब किया। और उसी का नतीजा था कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बोलती है कि हमने ये किया, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी हमने किसी चीज़ का ढिंडोरा पीटने का काम हमने नहीं किया। सरकारें उस समय भी किए, वर्तमान समय भी कर रहा है, और हमने बहुत कुछ। पहली बार ऐसा हुआ कि बस्तर के अंदर में जो स्कूल 300 स्कूल बंद थे, उन बंद स्कूलों को खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। देवडूडी माता डूडी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। वन अधिकार पट्टा यहाँ के निवासियों को देने का काम, ग्रामीणों को देने का काम हमारी सरकार ने किया। जो अंदरूनी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का, पेयजल और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम अंदरूनी किया। जो 40 किलोमीटर पैदल चलते थे राशन के लिए, उन जगह गाँव में राशन दुकान खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसे बहुत सारी उपलब्धि हमारे सरकार के लिए हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ उपलब्धि जो वनोपज, जिससे यहाँ के आदिवासी ग्रामीण जिस पर निर्भर रहते हैं, इस पर आत्मनिर्भर रहते हैं, वो चीज़ों को एक समर्थन, एक जगह लाकर समर्थन मूल्य देने का काम हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया था। और तेंदुपत्ता, जो जिस पर सबसे ज़्यादा निर्भर हमारे क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीण रहते हैं, अंदरूनी क्षेत्र के लोग रहते हैं, उन तेंदुपत्ता को भी हमने कैसे नगद भुगतान के माध्यम से लोगों को सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार आने के बाद तेंदुपत्ता नीति को उन्होंने बंद कर दिया। तेंदुपत्ता नहीं टूटने की वजह से हजारों लोगों को जो रोजगार मिलता था, पैसा मिलता था, वो नहीं मिल पा रहा है। वनोपज और समर्थन मूल्य नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कठिनाई वर्तमान समय में सरकार की नीति के चलते हो रहा है। अभी आप विपक्ष में हैं, पिछले 22 महीने से आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, और इस दौरान काफ़ी सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि बस्तर को बदल दिया गया है। कितना बदला गया आपके नज़रिए से, खासकर आपकी अगर बीजापुर की बात करें तो? देखिए, अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर ये कहता है कि हम 22 महीना में बस्तर बदल दिए, तो जब मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, तो क्या 15 साल भी आपकी सरकार थी तब बस्तर क्या था? तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकारें अपने काम करती है, कोई 22 महीना में एकदम एकाएक बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले की सरकारों ने भी काम किया, आज भी काम हो रहा है। तो ये काम लगातार सभी सरकारों ने किया, सभी ने किया। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको ऐसा लगता है जब बदलाव हो जरा 22 महीना में आपने किया है, तो क्या उससे पहले कुछ नहीं था? क्या उससे पहले बस्तर में सड़कें नहीं थी? क्या उससे पहले बस्तर में ऐसा क्या आपने बदलाव किया है? आप बताएं। मीडिया के माध्यम से आपने जो भी ऐसा बोलता है भाजपा के लोग, हमने बदलाव किया है, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि क्या ऐसा आपने बदलाव किया, उस बात को बताइए। जैसे कि अभी नक्सल उन्मूलन पे काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। जो 31 मार्च 2026 का डेडलाइन दिया गया है विक्रम जी, इसमें अमित शाह लगातार आके बस्तर में और छत्तीसगढ़ के मंच में कहते हैं कि हम बस्तर से पूरे नक्सलवाद को ख़त्म कर देते हैं। आप बतौर विधायक कितना इसको देखते हैं, क्या वाकई में ख़त्म हो पाएगा? और सरकार के द्वारा जो नक्सल उन्मूलन पे प्रयास किए जा रहे हैं वो कितना हद तक प्रभावी है यहाँ पर? देखिए, सरकार जिस तरीके से नक्सल उन्मूलन में काम कर रही है, सरकार की, चाहे सरकार कांग्रेस की रही, भाजपा की रही, उनकी एक नीति होता है, उसमें काम होता है। तो उसमें ये कहना है कि उससे पहले सरकार ने कुछ काम नहीं किया या हम नहीं कर रहे हैं, तो ये इसको मैं गलत समझता हूँ। और जहाँ तक रही बात है कि जो डेडलाइन है जी, डेडलाइन है, तो डेडलाइन तो अभी 31 मार्च आया नहीं है। 31 मार्च आने दीजिए, उसके बाद ही इसमें कुछ बोला जाएगा वास्तव में हुआ है नहीं हुआ है। और इसमें जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं, बेतौर विधायक के नाते मैं ये चाहता हूँ कि बस्तर में शांति हो, बस्तर में विकास हो, बस्तर के लोगों को, जो अंदरूनी क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका विश्वास जीतने का काम हम सबको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। अभी जैसे कि देखा जाता है कि सरकार के, आप भी बस्तर, खासकर दक्षिण बस्तर की जो सीटें हैं उसमें बीजापुर और कोंटा की सीट है, दोनों ही विधायक कांग्रेस से हैं, और कवासी जी जेल में है। और अभी एक तरह से देखा जाए कि आपके ऊपर दायित्व है विपक्ष के तौर पे इन इलाकों के विकास के लिए, तो क्या आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल लगातार जहाँ जहाँ भी हमें लगता है कि विकास इस क्षेत्र में होना चाहिए, सड़क, पुल, पुलिया से लेकर मूलभूत सुविधाओं से लेकर और जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को बराबर एक विपक्ष विधायक के नाते मैं उठा रहा हूँ।
और जनप्रतिनिधि नाते बराबर प्रशासन से, सरकार के सामने भी रख रहा हूँ और उनको पूरा करने का प्रयास हमारी ओर से हो रहा है। विकास से कोई समझौता नहीं होता, विकास के लिए बराबर लगातार मैं लगे रहता हूँ, चाहे अधिकारियों से हो, चाहे सरकार में बैठे हुए लोगों से हो, उनसे बात कर कैसे विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए, उस दिशा में हमारा बराबर प्रयास हो रहा है और हम लगे रहते हैं और विकास हो रहा है। आपके ज़िले की सीमा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं प्रदेशों से, दूसरे प्रदेशों से लगती है और देखा जाता है कि यहाँ के लोग जो है दूसरे प्रदेश में पलायन कर जाते हैं और कई बार ये जो पलायन करके लोग जाते हैं वो बंधक बना लिए जाते हैं। तो बीजापुर में इनको रोजगार मिले, ऐसे कुछ ऐसी आप लोग के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है क्या? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कहा कि बीजापुर जिले में पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है, मुद्दा है। आज से नहीं, बहुत पहले से रोजगार के अभाव में यहाँ से पड़ोसी राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में यहाँ रहने वाले लगभग 30-40 हज़ार लोग हर साल पलायन करते हैं और 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोग जो वहाँ पर यहाँ से पलायन होकर जाकर वहाँ पर रह रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा, चुनौती भी है। मैं समय समय पे सरकार जब हमारी तब भी मैंने इस बात को सरकार के सामने मान रखा था और आज भी रख रहा हूँ और ये हमारे लिए चुनौती भी है कि कैसे हम पलायन को रोकें। उस दिशा में कोई नीति बनना चाहिए, कोई नियम बनना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए कि कैसे पलायन रोकने के लिए हम क्या करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कोई भी सरकार हो इस दिशा में ठोस कदम आज तक नहीं उठा पाए और मैं आपके माध्यम से सरकार से भी मांग करूँगा कि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाए और उनको पलायन को रोकने के लिए क्या अच्छा बेहतर से बेहतर हम काम कर सकते हैं, उस दिशा में काम होना चाहिए। और जो नहीं हुआ, आने वाला समय जहाँ भी जब जरूरत पड़ेगा और मंच और अवसर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर सरकार के सामने भी अपनी बात रखूँगा और जो मुझे सुझाव देना है उसको भी रखूँगा कि पलायन रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए। बस्तर में संसाधनों की कमी नहीं है, खनिज संपदा भी है और वनोपज भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। आप क्या देखते हैं कि ये बस्तर के लिए क्या बड़ा बदलाव इन क्षेत्रों में हो सकता है? यहाँ के लोगों को इन्हीं क्षेत्रों में रोजगार देने का क्या सरकार प्रयास कर सकती है? बतौर विधायक आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाना चाहिए इसमें? नहीं देखिए, बिल्कुल निश्चित आपने बहुत सही बात कहा। हमारे पास सब कुछ है, जल है, जनरल है, जमीन है, खनिज है, संसाधन है, वन उपज है। क्या चीज़ हमारे बस्तर में नहीं है? उन अंदरूनी गाँव में नहीं है जहाँ पर हमारे आदिवासी निवासरत रहते हैं। सब कुछ हमारे पास है जी। बस ज़रूरत है उसको बेहतर ढंग से कैसे उसको दोहन किया जाए, कैसे उसको उनका लाभ उन ग्रामीणों को कैसे मिले, आदिवासियों को कैसे मिले, बस उसकी ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं सरकारें इसी में ही मुझे लगता है असफल साबित हो पा रहे हैं। हम एक नीति नियम नहीं बना पा रहे हैं कि उनको कैसे उनका उचित दर वनोपजों के लिए मिले, संसाधन जो हमारा निकल रहा है वो रॉयल्टी उनको कैसे मिले, जिससे हम कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। और जिस दिन अगर ये ठोस पहल हो कि वो वहाँ के निवासरत रहने वाले आदिवासियों को इनका लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, तो उनसे बड़ा बदलाव बस्तर में देखने को मिलेगा। और जो पलायन जो आज बड़ा समस्या है बस्तर से, वो पलायन भी बंद होगा। एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद है और आप लोग अभी जैसे विपक्ष में बैठे हैं तो लगातार मांग भी कर रहे हैं। जैसे सीपीसी चीफ जो दीपक बैज है, वो उनका बार बार कहना है कि मुख्यालय को जगदलपुर में लाया जाए। अगर जगदलपुर में वो मुख्यालय आ जाता है तो क्या वाकई में बस्तर बदलेगा या बस्तर के लोग बदलेंगे या बस्तर के हर नागरिकों के पास रोजगार आ जाएगा? देखिए बिल्कुल सही है। एक एनएमडीसी बैलाडीला इतने बड़े क्षेत्र में वहाँ से लोहा निकाल कर हमारा लोहा देश के साथ साथ विदेश दूसरे देशों में भी जा पहुँच रहा है। लेकिन आप बैलाडीला पहाड़ के आसपास के क्षेत्रों में जाइए, जो हमारे बीजापुर जिले के भी एक लाल पानी प्रभावित क्षेत्र होता है। कुछ दिन पहले मैंने वहाँ पर एक पदयात्रा किया था। आज उनकी स्थिति देखिए, वहाँ पीने के लिए साफ पानी उनको नहीं मिलता है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल नहीं है वहाँ पर, उन्हें वहाँ पर मुआवजा नहीं मिलता, उन्हें एनएमडीसी में छोटा सा नौकरी नहीं मिल पाता, काम नहीं मिल पाता, और वो उस प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण हैं। तो इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस एनएमडीसी से लाभ क्या मिल रहा है। उस क्षेत्र के लोगों को, बस्तर के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है और नौकरियां भी जिस अनुपात में लगना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नौकरियां भी नहीं मिल पाता। तो लगातार यहाँ के युवा, यहाँ के जनप्रतिनिधि इस बात को उठा रहे हैं कि एनएमडीसी का लाभ बड़े स्तर पर कम से कम यहाँ पर मिलना चाहिए। और तभी संभव है जब एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में हो, तभी संभव है। और मानता जाएगा, उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में, जगदलपुर में होना चाहिए। अभी जैसे कि कुछ कंपनियों को बैलाडीला की जो माइंस है उनके खनन के लिए टेंडर वगैरह हुआ है, जिसपे एमएनएस है, रुंगटा है
और भी कुछ कंपनियां हैं। अगर इनके माइनिंग में अगर प्लांट लगता है तो एक तो सबसे पहला बात कि विरोध भी इन चीज़ों को हो रहा है, तो आपके नज़रिए से क्या ये प्लांट लगने चाहिए, ये खनन होना चाहिए क्या? देखिए, जो विरोध हो रहा है वो जायज़ है जी, उस विरोध का मैं भी समर्थन करता हूँ। इसलिए कि अगर आज वहाँ पर उद्योग खुल रहा है, उद्योग लग रहे हैं, यहाँ के यहाँ खनिज संसाधनों को अगर बाहर ले जाया जा रहा है, लोहा निकाला जा रहा है, तो आप बदले में क्या दे रहे हैं वहाँ के निवासियों? ना आप रोजगार दे रहे हैं, ना उन्हें वहाँ उनका लाभ मिल पा रहा है, किसी भी दृष्टि से कुछ नहीं हो पा रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है। वो जो वहाँ पर जो पानी, लाल पानी से प्रभावित हो रहे हैं, प्रदूषण वहाँ से प्रभावित हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकारों को पहले वहाँ लोगों से बैठ के बात करना चाहिए कि इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। लेकिन पिछले 2 सालों से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार हम हर मंच पे इस बात को बोलते आए कि भाजपा सरकार जब जब आती है तब तब बस्तर के अंदर में कैसे उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जाए, उद्योगपतियों को संरक्षित किया जाए, संरक्षण दिया जाए, इस दिशा में काम भाजपा की सरकार करती है। और आप देखें, सरकार बन के 2 साल नहीं हुआ, इन 2 सालों में बैलाडीला पहाड़ के 2 खदानों का नीलामी करने का काम सरकार ने किया, उद्योगपतियों को लाने का काम किया। कांकेर में लोहा जो हाल अद्दी खदान है उनको देने का काम किया। तो आपकी मंशा क्या है? स्पष्ट तौर पर आप दिख रहा है कि आप बस्तर के हित, बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर के आदिवासियों के लिए आपका हित नहीं चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं बस उद्योगपतियों को हित चाहते हैं, इसलिए उद्योगपतियों को लाने के लिए ज़्यादा आप पहल करते हैं, उद्योग से आप बढ़ावा देना चाहते हैं। आप क्यों बस्तर के लोगों से बैठ के बात नहीं करना चाहते? तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की नीति नियत स्पष्ट है कि हमेशा ये उद्योगपतियों के लिए ही काम करते हैं और उद्योगपतियों के लिए ही ये रास्ता बनाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी, आपको मालूम होगा कि जो भैरमगढ़ क्षेत्र है, जहां पर बीजापुर जिले के जो अंतिम गांव है, जहां से अबुझमाड़ लगता है कुछ किलोमीटर के बाद, उस गांव में 127 एकड़ जमीन रायपुर का उद्योगपति लेता है, जहां पर सरकार की पहुंच नहीं है, प्रशासन की पहुंच नहीं, हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन रायपुर में बैठा हुआ उद्योगपति वहां जमीन लेता है। आखिर क्यों, किस लिए? क्या सरकारों को उनको रोकने का अधिकार नहीं है? तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा सरकार आने के बाद जब जब आती है प्रदेश में, तब तब उद्योगपतियों को बस्तर में लाने का काम और यहाँ के संसाधनों को लूटने का काम भाजपा सरकार के संरक्षण में होता है। बीजापुर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इंद्रावती नदी के तटीय इलाके हैं और वहाँ पे माओवादी जो है काफ़ी प्रभावित रहे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पर आसपास के जो 210 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बतौर विधायक अब उन क्षेत्र में आपके लिए काम करने के लिए किस तरह की जो माहौल बन रहा है और कितना जो आप वहाँ पे काम करेंगे और लोगों को कितना लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे? नहीं, बिल्कुल, उससे पहले भी हम लगातार उन क्षेत्रों में काम किए हैं, मूलभूत सुविधा पहुँचाने का काम हमने किया है बतौर जनप्रतिनिधि नाते। लेकिन कहने के अंदर उस क्षेत्र के जो लोग मुख्यधारा में आकर जुड़ रहे हैं, तो उससे आने वाले समय में और काम करने में आसानी होगा और उन क्षेत्रों में पहुँचकर जो भी जनता के मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं, उनको सुनने का काम होगा और वहाँ पर सुविधा देने का काम मेरी ओर से किया जाएगा। विक्रम जी, अभी जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी में संगठन विस्तार को लेके जिले में सभी जिलों में जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया चल रही है, तो अभी आपके बीजापुर में क्या लग रहा है कि ऐसे कौन से प्रतिनिधि हैं जो आ सकते हैं, उनसे आने से क्या फ़ायदा होने वाला है संगठन को? क्योंकि अभी तो 22 महीने हुए, अभी लंबा समय है विधानसभा चुनाव को लेकर, और आने वाले समय में आप लोग जो 3 साल बचे हैं उसमें कितना काम करेंगे? जो जैसे जो सरकार काम कर रही है उसको लेके जो जैसे लगातार आप लोग तो मुद्दे उठा ही रहे हैं, और कितने ज़्यादा एक्साइट हो के आप लोग मुद्दे उठाएंगे? देखिए, संगठन सृजन कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा लाया गया कार्यक्रम है और बड़ा कार्यक्रम है पार्टी के लिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, और 2025 के लिए उन्होंने एक संगठन सृजन कार्यक्रम रखा है और 2025 में पूरी तरह से हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इससे संगठन मजबूत होगा और जिले में भी संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत में जिला कांग्रेस कमेटी के चयन के लिए ऑब्जर्वर के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे आ चुके हैं। सभी हमारे कांग्रेस जनों से राय मशवरा किए हैं और जो बेहतर होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, संगठन के लिए, उन व्यक्तियों को चुनने का काम हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पार्टी करेगी। अभी जीएसटी उत्सव मना रही है भाजपा सरकार और आपकी जिले विधानसभा क्षेत्र में भी निश्चित रूप से हुआ होगा। आपको कितना लगता है कि वाकई में क्या जीएसटी से जनमानस को कुछ फ़ायदा हो रहा है? देखिए,
आज जीएसटी से किसको फायदा हुआ नहीं हुआ, आप जनमानस को पूछिए, मतलब जनमानस के बीच में जाइए। पूरी तरह से जनता त्रस्त है, परेशान है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आज महंगाई से गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी अपना रोजमर्रा का जीवन नहीं जी पा रहा है। और जीएसटी की उत्सव मनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप जीएसटी उत्सव मनाने का काम कर रहे हैं, तो क्या आपने जब जीएसटी बढ़ाया तब भी उत्सव मनाया था क्या? जीएसटी किसने बढ़ाया? जीएसटी तो आपने ही बढ़ाया। फिर वो कम करने का सवाल ही क्या है? बढ़ा भी आप रहे हैं, कम भी आप कर रहे हैं, उत्सव भी आप ही मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के। अब इनके झूठों पे विश्वास जनता नहीं करेगी और इसका जवाब आने वाला समय, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा में, जनता देगी। भाजपा सरकार जैसे सत्ता में आई राज्य में, प्रधानमंत्री आवास की जो बंद स्कीमें थी उसको पुनः चालू की, महतारी वंदन का लाभ जो है महिलाओं को मिला, और धान की खरीदी जो है 2500 से 3100 रुपये कर दी। तो जैसा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने तो सर जनता के लिए बहुत कुछ किया, क्या लगता है वाकई में कुछ हुआ है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ और अफवाहों पे चलने वाली पार्टी है। किस तरीके से लोगों के बीच में झूठ फैलाया जाए, अफवाह फैलाया जाए, वो उसमें वो बेखूबी अच्छा काम करते हैं। और लगातार वही करके पिछले 5 साल, आज भी 2 सालों में कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को गाँव का एक एक व्यक्ति, गाँव, गरीब, किसान, हर कोई याद कर रहा है कि कांग्रेस की सरकार थी, इतना अच्छा नीति नियम कानून बनाया, इतनी योजनाएं लाई जो सीधा जनता को लाभ होता था। आज बिजली बिल जिस तरीके से आप 1000 रुपया महातारी बंधन को दे रहे हैं, 4000 5000 बिजली बिल वसूल रहे हैं, मतलब क्या दिया? महंगाई किस कदम, वो महंगाई बढ़ा हुआ है, किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, हर वर्ग इन 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर कोई परेशान है। तो जनता समझ चुकी है, जनता जवाब देगी इस बात। जैसे कि अब पहले जब आपकी सरकार थी तो हम लोग भी देखते थे कि कई सारी योजनाएं थी, गोबर खरीदी, और काफ़ी प्रभावी जो वनोपज को लेके महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुछ कुछ योजनाएं चल रही थी। वो योजनाएं और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार योजनाएं चला रही है, क्या लगता है कि कौन सी बेहतर योजनाएं थी? नहीं, देखिए, हमारी कांग्रेस सरकार समय जो योजनाएं लागू थी वो सीधा सीधा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम हमने किया। समूह के माध्यम से, रोजगार क्रय चरते के माध्यम से, युवाओं के लिए हमने योजनाएं लाए, किसानों के लिए हमने योजनाएं लाया। बस्तर में जो स्थानीय भर्ती होता था उनके स्थानीय लाभ उनको मिलता था, टनिस्ट चैन बोर्ड के माध्यम से उसका हमने लाया। बस्तर फाइटर के पुलिस भर्ती हमने किया। तो लगातार हर वर्ग के लिए योजना लाने का काम हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने किया है। इसलिए आज लोग इन 2 सालों में तुलना भाजपा सरकार की तुलना कांग्रेस सरकार की तुलना के साथ कर रहे हैं, और बेहतर सरकार, बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी को चयन कर रहे हैं। विक्रम जी, बस्तर में देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी कमी है, और यहाँ पर एनएमडीसी जैसी बड़ी कंपनियाँ काम कर रही हैं। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिस्ट एक हॉस्पिटल खुला, लेकिन आज भी उसमें कोई सुविधाएं नहीं है, अभी तक वो संचालित नहीं हो पाया। दंतेवाड़ा में आपकी सरकार में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल ने घोषणा की थी मेडिकल कॉलेज की, अब तक उसकी स्थापना नहीं हो पाई है। क्या लगता है कि वो आने वाले 3 सालों में क्या ये मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल पाएगी दंतेवाड़ा या बीजापुर या अन्य क्षेत्रों में? देखिए, आज स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ये है पूरे बस्तर में, खासकर अंदरूनी क्षेत्रों में पूरी तरह से लचर व्यवस्था हो चुकी है, और पूरी तरह से स्वास्थ्य अमला पूरा बैठ चुका है। आज एम्बुलेंसें नहीं मिल रही लोगों को, एम्बुलेंसों में डीजल नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है। इतना बुरा स्थिति तभी, इससे पहले तभी नहीं आया, ये पहली बार हुआ है। इन 2 सालों में स्थितियाँ इतना खराब हो चुकी है कि हर दिन हम लोगों के द्वारा बोलने के बावजूद भी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। ये सुविधा जगदलपुर में जो बन चुका है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसको चलाने के लिए, खोलने की हिम्मत सरकार पे नहीं है। ऐसे क्या होता है, क्या सरकार एक हॉस्पिटल चला नहीं सकता? उसे पीपी मॉडल देने की बात क्यों करती है सरकार? सरकार को चलाना चाहिए हॉस्पिटल, क्यों नहीं चला रही है? तो कहने की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और ये फेलवर सरकार है। अगर आपकी सरकार आती है 2027-28 में, तो आपके द्वारा कौन कौन सी योजनाओं को फिर से चालू किया जाएगा, और बस्तर के विकास के लिए कौन कौन सी नई स्कीम लेके आप जनता के बीच में जाएंगे?
बिल्कुल, जब हमारी सरकार आएगी निश्चित तौर पर बस्तर के हित में, बस्तर के आदिवासियों के हित में, बस्तर के ग्रामीणों के हित में, बस्तर के युवाओं के हित में जो बेहतर से बेहतर काम हो वो करने का काम हम करेंगे। और कांग्रेस की जो पिछली योजनाएं थी, अच्छी योजनाएं थी, उन योजनाओं को फिर से लाने का काम हम बस्तर में करेंगे। और मेरा व्यक्तिगत जहाँ तक सोचना है, सरकार आने के बाद बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने की ज़रूरत है, सिंचाई के क्षेत्र में छोटे छोटे डैम बनाकर कैसे हम सिंचाई का लाभ यहाँ के किसानों को दें, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। रोजगार का अवसर कैसे यहाँ के युवाओं के लिए पैदा करें, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। पलायन रोकने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे जो सोच हमारे मन में है और सरकार बनेगी निश्चित तौर पर हम बैठकर उसे दूर करने का काम करेंगे और बेहतर से बेहतर प्लान लेकर बस्तर के हित में, बस्तर के लोगों के हित में काम होगा, ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। डीएमएफ का जो राशि है उसको लेकर कई आरोप लगाते हैं आप लोग विपक्ष में कि डीएमएफ की जो राशि है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। क्या कैसा उपयोग होना चाहिए उसको बस्तर के विकास के लिए, किन किन चीज़ों पे उस पर उपयोग होना चाहिए आपके नज़रिए से? देखिए, डीएमएफ एक स्थानीय मद होता है जो रॉयल्टी के तौर पर वहाँ पे हमको आभार जिलों में रहता है। उसका मद का, वो डीएमएफ का मद का उपयोग स्थानीय स्तर पे स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। लेकिन सरकार बनने के बाद डीएमएफ मद से कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो आखिर मतलब क्या है? जब स्थानीय मद का उपयोग स्थानीय स्तर पे नहीं हो रहा तो उस मद का मतलब क्या देगा? तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वो जो जैसे पूर्व में हमारी सरकार थी, हम लोग वहाँ प्रभारी मंत्री उसका समिति का अध्यक्ष होता था, कलेक्टर सचिव होता था और बाकी सभी विधायक सदस्य के तौर पर हम लोग काम करते थे और एक नीति नियम बनाकर कैसे इस मत का उपयोग स्थानीय स्तर पे लोगों के लिए, सुविधाओं के लिए हो, उस दिशा में काम करते थे। लेकिन पिछले लंबे समय से डीएमएफ का बैठक नहीं होता है, बस्तर विकास प्राधिकरण का बैठक नहीं होता है, बस्तर के हित में कोई बड़ा निर्णय नहीं हो रहा है, सिर्फ बड़े बड़े बातें किया जा रहा है, बयान दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। अभी जैसे चुनाव आएगा विधानसभा, तो आप अपने जो प्रतिद्वंद्वी हैं, जैसे पिछले बार 2 बार से लगातार महेश गागड़ा आपसे 2-2 हाथ होता रहा विधानसभा में, उनको कितना बड़ा प्रतिद्वंदी समझते हैं आप अपने आप आने वाले चुनाव में? या उनकी जगह और कोई आपको लगता है कि प्रतिद्वंदी हैं? आने वाला विधानसभा जब चुनाव होगा तो कैसे आपकी ये जो राह कठिन होगी कि आसान होगी? हाँ, देखिए, अब विपक्ष पार्टी का कैंडिडेट कौन हो रहा नहीं हो रहा ये तो चयन करना उनका अधिकार है, वोट करेंगे। लेकिन कोई भी रहे, बेतौर एक विधायक के नाते वर्तमान समय में मैं काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में लगातार रह रहा हूँ। इन पिछले 5 सालों में भी मैं बीजापुर जिले में जनता के बीच में रहा, जनता के मुद्दों के लिए लड़ा, जनता से लगातार सतत संपर्क मेरा, संवाद मेरा रहा और आज भी मैं पिछले 2 सालों से जनता के बीच में रह रहा हूँ, जनता के लिए हित के लिए काम कर रहा हूँ। और बीजापुर की जनता जानती है कि कौन पलायनवादी नेता है, कौन बीजापुर में रह के जनता के लिए लड़ता है। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से मैं जनता के हित में, जनता के लिए 24 घंटा जिले में रहकर उनके बीच रहकर काम कर रहा हूँ, आने वाले समय भी जनता का आशीर्वाद मुझे एक बार फिर मिलेगा। बतौर विधायक नक्सलवाद में जो काम कर रहे हैं लोग, नक्सल समर्थक हैं या नक्सली हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको एक क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो मेरे ओर से यही है कहना चाहता हूँ कि चाहे जो भी हो, बस्तर के हित के लिए, बस्तर के में विकास के लिए, बस्तर में शांति के लिए, बस्तर के युवाओं के लिए अब आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, ये मेरा सोच है। अब उसको उन लोग किस रूप में लेते हैं वो जाने। तो देखिए, ये थे बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी। इन्होंने बताया कि बस्तर के विकास में सहभागी बने और बस्तर में शांति स्थापित हो, ये मंशा लेकर वो लगातार राजनीति कर रहे हैं और जिसका प्रतिसाद है कि वो लगातार दूसरी बार भी विधायक बने हैं। क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़, जनता के बीच में मृदुभाषी और लोगों के जनप्रिय नेता विधायक विक्रम मंडावी जी से हमारा संवाद रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे भी आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए TV 24।